और मैं निवेदन करूंगा सैकड़ों पुस्तकों के लेखक, समीक्षक, बाबू जगत सिंह पर शोध पत्रिका पर भी अपनी समीक्षा लिखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार, हम सबके संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर राम सुधार सिंह जी से कि आप आएं और अपने विचार रखें। शोध विचार पत्रिका का बाबू जगत सिंह पर केंद्रित विशेषांक के लोकार्पण के अवसर के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। शोध विचार पत्रिका केवल एक पत्रिका नहीं है। 2008-9 से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका, जिसके 16 वर्ष करीब बीत चुके हैं, प्रत्येक जुलाई में इस पत्रिका का काशी विशेषांक प्रकाशित होता है। काशी एक अबूझ है, एक ऐसी सांस्कृतिक नगर है, इसको जितना समझिए उतना अबूझ होती जाती है। प्रतिवर्ष शोध विचार पत्रिका का काशी अंक यहाँ के आध्यात्म, यहाँ के दर्शन, यहाँ की विभूतियों को लेकर के वो प्रकाशित होता है और लगता है कि अभी बहुत कुछ अधूरा रह गया है। अभी इस वर्ष जुलाई का जो अंक आया है वह सर्व विद्या की राजधानी शीर्षक से आया है, जिसमें कि बनारस की आदिकालीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के और वर्तमान में जिस तरह की शिक्षण संस्थाएं हैं उस पर एक मुकम्मल शोध ग्रंथ के रूप में वह अंक आया है। और ठीक जुलाई के बाद अगस्त का एक सामान्य अंक जो हुआ करता है वह अंक भी विशिष्ट बन गया, क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को याद करने हैं। तो इस जिस महीने के अंदर हम स्वतंत्रता की आजादी का पर्व मनाते हैं 15 अगस्त, उस महीने के अंक में बाबू जगत सिंह का स्मरण करना। काशी की माटी में कुछ ऐसा है, एक तरफ धर्म, दर्शन और संस्कृति है और दूसरी तरफ इसकी माटी में क्रांति और विद्रोह भी है। इस मिट्टी की खूबी है ये। चाहे कोई कितना अपने को बड़ा समझ ले, हेकड़ी बना ले, उसको अपने ठेंगे पर रखने वाला यह शहर काशी है। इसका इतिहास भी है और इसका वर्तमान भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आकर के और यहाँ के रियासतों को अपने अधिकार में ले रही थी, तब काशी की बात सोचें। जिस 1779 की हम बात कर रहे हैं, उसके 1781 में ही बाबू चेत सिंह जी के समय में वारेन हेस्टिंग्स किस तरह से उनके ऊपर लगातार दबाव बनाता जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाता जा रहा है और काशी की जनता एक साथ उठ खड़ी होती है। और तब जन जन के भीतर यह बैठ जाता है कि घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, भाग गया वारेन हेस्टिंग्स को भगाने की ताकत इस शहर में है। खूबी उसी शहर की है। और 1781 के कुछ ही वर्षों के बाद फिर 1799, उस समय अंग्रेजों की रियासतों के प्रति जो रवैया था बहुत जो कमजोर होता था। रियासत का दायित्व तो उनके हाथ में देना चाहते थे जिसको वो कठपुतली की तरह नचा सकें, जो उनके इशारों पर नाच सके। और कुछ संयोग उस समय ऐसा हुआ कि वजीर अली अवध के नवाबी से हटाए स्थिति आता है इसी पर, और यहाँ जगत सिंह को उनका अधिकार नहीं मिलता है। हम उस इतिहास के उसमें नहीं जाएंगे, आप सभी पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से अधिकार बाबू जगत सिंह का था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीति से किस तरह उस सत्ता को दूसरे के हाथ में देते हैं। और फिर दो शक्तियां वजीर अली की और जगत सिंह की मिलती हैं। जगत सिंह का वह संगठन शक्ति, जगत सिंह के सारे पूरी सेना और कितने पूरा विवरण दिया है। यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक को केंद्रित करके पूरा यह रिसर्च कमेटी ने अपना काम किया, जिसके प्रतिफल के रूप में यह संग्रह है। यह कोई कथा नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि ठोस प्रमाणों के आधार पर। मुझसे संपादक जी नरेंद्र नाथ मिश्र जी ने कहा कि आपको इस पुस्तक की एक समरी प्रस्तुत करनी है कि इसे पढ़ करके कोई पुस्तक जो नहीं पढ़े वो भी समझ जाए। बड़ी भारी चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ना कि कोई कथा नहीं है कि आप उसको संक्षेप में करके एक बड़ी कथा को छोटी कथा में कह दें, एक रामायण को 4 पंक्तियों में कह दें, ऐसी कथा नहीं है। जो भी इसमें तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं वह बिल्कुल पुरातत्व विभाग के या शोध ग्रंथों से, पुरातात्विक विश्लेषण से जो पाए हैं उसको लेकर के पूरे तथ्य के साथ इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। उसका सारांश प्रस्तुत करना कठिन था, लेकिन इस लगभग 400 पृष्ठ की किताब को मैंने कोशिश किया कि 4-5 पन्नों में उसको रख दूं और इसको आप पढ़ेंगे तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। यह पूरा जो आयोजन है ना, सारनाथ की बात की, मैं उसको भी नहीं दोहराना चाहता हूँ। देखिए, बड़ा मुश्किल काम था
प्रदीप नारायण सिंह और उनकी टीम ने जो काम किया है ना, हम प्रदीप नारायण सिंह एक व्यक्ति नहीं है, मैं तो कहता हूं प्रदीप नारायण सिंह एक जुनून का नाम है। प्रदीप नारायण सिंह एक ऐसा नाम है जिसके लिए असंभव शब्द केवल शब्दकोश में रह सकता है। जिन लोगों ने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको केवल किताबों में पढ़ा है, उसको अगर देखना है तो प्रदीप नारायण सिंह और उनकी टीम को देख लें। अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी असंभव हो ही नहीं सकता, जो चाहेंगे वो करेंगे। आप सोच सकते हैं क्या ये संभव था? भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा धर्मराज का स्तूप पर जो खेला पट्टिका लगाई गई है, उसे बदलवा देना आसान काम था क्या? जब इन लोगों ने प्रयास किया तो मेरे जैसा व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कैसे होगा, और बदल गई पट्टिका। इतिहास बदलना अच्छा है, इतिहास बदलने की ताकत। और आप समझिए कि झूठ को बार बार अगर झूठ कहा जाए तो सच हो जाता है, और अगर झूठ सत्ता बोले, झूठ वो बोले जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में सत्ता है, शासन है, तो उसके झूठ को सच होने में कितनी देर लगती है। लगातार झूठ बोलते बोलते एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसकी उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तत्कालीन अंग्रेजी शासक। इसीलिए उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि न्यायालय के द्वारा फांसी दी जाती है और वो फांसी बदल जाती है आजीवन कारावास में। क्यों? कारण दूसरे बताए गए किताबों के अंदर, लेकिन मैं तो समझता हूं कि कहीं न कहीं यह रहा होगा, इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी तो खुशहाल आ जाएगा पूरे देश के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर। इस व्यक्ति को अगर भारत में किसी रखा जाएगा किसी जेल के अंदर आजीवन कारावास में, तो एक विद्रोह की चिंगारी फैलेगी। इसलिए इसको ऐसी जगह भेजो जहां कोई नहीं पहुंच सकता, हेलना भेजा गया। तो यह जो है अद्भुत कारनामे हैं, उसको याद करने का दिन है, हम लोगों को आज कर रहे हैं। और भारत की सान्याल से लेकर के राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और काशी की पूर्ण चंद्रशेखर आजाद की, उसमें एक नई ज्योति फूटी है। इस अंक में एक जो चढ़े प्राण वेदी पर बिना लिए गर्दन की मोल, रामधारी सिंह दिनकर की कविता उद्धृत की गई है। कलम आज उनकी जय बोल, उस कलम ने वो जगत सिंह की जय बोली है। इसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।